अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद जीएनएम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद जीएनएम का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपोजिशन लीडर मियां नवाज शरीफ पर शदीद तनकीद की है और उन्हें कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर फौज में बगावत पैदा करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जानिब से फौज के अंदर के लोगों को भड़काया जा रहा है कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करें। वजीर आजम पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र हो रही हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार आ रहे हैं और पहली मर्तबा पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है उसमें कमी देखी गई है, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान की कौम को आने वाले दिनों में जल्द सहूलियात मिलने जा रही हैं। जबकि नज़ीर काम अपोजिशन की जमातों की जानिब से हुकूमती जमात पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज की जानिब से कहा गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना होगा। लेकिन हुकूमती जमात की जानिब से इस पर शदीद तनकीद की गई है। जबकि भारत के अंदर भी मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों की तशहीर की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस थे वो कोरोना वबा की वजह से इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वबा को एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि दूसरी लहर आ रही है, इसलिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन करने पर गौर किया जा रहा है और लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन भी की जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अफगानिस्तान में अमरीका की 20 साला जंग जारी है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान से फौजी इनखिलाब का ऐलान किया गया था और अब जो पेंटागन के नए जिम्मेदार आए हैं और नए ओहदों पर जो जर्नैल आए हैं उन्होंने ऐलान किए है कि फौरी तौर पर दुनिया भर से अमरीकी अफवाज को निकाला जाएगा और अफगानिस्तान से, शाम से, इराक से जंगों को ख़त्म किया जाएगा। नाज़रीन काम, इस पर आप जानते हैं जो बाइडन की इंतज़ामिया को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ तक कि पेंटागन के कुछ जर्नैल भी ट्रंप के इस फैसले के मुखालिफ हैं। लेकिन ट्रंप की जानिब से पेंटागन के उन मुखालिफ जर्नैलों को ओहदों से हटा दिया गया है और उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अमरीका की सलामती को भी कहा जाता है खतरात लाहिक हो चुके हैं। दुनिया भर के मीडिया पर खबरें डिस्कस हो रही हैं और बाकायदा इस पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि आया ट्रंप आने वाले 70 दिनों के दौरान जो ट्रंप के बकिया इख्तिदार के दिन हैं उनमें अफगानिस्तान से फौजों को निकाल पाएंगे, दुनिया भर से जो अमरीकी फौज है उनको निकाल पाएंगे या नहीं निकालेंगे। जबकि आप जानते हैं नाज़रीन काम, तालिबान की जानिब से जो बाइडन की इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया गया है कि जिस तरह से ट्रंप ने तालिबान के साथ डील की है, इस डील पर जो बाइडन की इंतज़ामिया भी वादे पर कायम रहे। अगर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने इन्हिराफ किया तो फिर तालिबान अमरीकियों पर बड़े हमले करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान और काबुल फौजों में शदीद झड़पों का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद सूबों के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तालिबान ने 35 काबुल फौजी मार डाले हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार भी किए हैं, जबकि 4 टैंकों को और 6 चेक पोस्टों को फतह करने का तालिबान ने दावा भी किया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, मोदी की जानिब से रोहिंग्यन मुसलमानों की कातिल आंग सांग सूची को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद दी गई है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, म्यांमार की बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत रोहिंग्यन मुसलमानों पर गुज़श्ता 4 सालों से मजालिम ढा रही है। लाखों रोहिंग्या के मुसलमान हिजरत पर मजबूर हुए हैं और इस वक्त वहां जो कठपुतली हुकूमत ने इंतखाबात करवाए हैं उसके जरिए से भी मुसलमानों को वोट में हिस्सा लेने से महरूम रखा गया है, जिस पर तुर्की और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की जानिब से शदीद तनकीद भी की गई है। अब नाज़रीन काम, मोदी ने जो खुद कश्मीरियों का कातिल है उसकी जानिब से आंग सांग सूची जो रोहिंग्यन मुसलमानों की कातिल है उसे मुबारकबाद दी गई है, जिस पर इंसानी हकूक़
की तंजीमों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि बर्मा की रोहिंग्यन मुसलमानों के जो कत्ल किया जाता है उस पर जो म्यांमार की बुद्धिस्ट हुकूमत है उसके साथ दुनिया के ताल्लुकात कायम नहीं होने चाहिए और पाबंदियाँ लगानी चाहिए। जबकि नाज़िर नेपाल के साथ भारत ने ताल्लुकात बेहतर करने का दावा किया है और एक और बॉर्डर पर तिजारती राहदारी को खोलने का ऐलान किया गया है जिससे दोनों तरफ से ताजरों की आमदोरफ्त हो सकेगी। लेकिन नाज़िर नेपाल ने भारत की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है कि चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक से निकलकर नेपाल भारत के ब्लॉक में शामिल हो जाए। काला पानी, लिपोलीक और दीगर जो अहम इलाके हैं, स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, उन पर नेपाल ने कब्जा कर रखा है जो पहले भारत के कंट्रोल में थे। इसके अलावा नाज़िर इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ है। ताज़ा कार्रवाइयों में भारत के 5 फौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं, जबकि अलहदगी पसंदों को भी भारतीय फौज कत्ल करने का दावा कर रही है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़िर आप जानते हैं गुज़श्ता 2 रोज़ से भारतीय मीडिया पर खबरें जारी हैं कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में जो तनाज़ा है वो हल होने जा रहा है और इस हवाले से बड़ी खुशखबरी भारतीय फ़ौज और हुकूमत कौम को सुनाने जा रही है। चाइना फ़ौजें निकालने जा रहा है और भारत लद्दाख को आज़ाद कराने जा रहा है। लेकिन अभी हम आपको 2 दिन से अपडेट ये भी कर रहे हैं कि भारत का ये झूठा दावा है। अब भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने खुद अपने इस झूठ का पोल खोल दिए है। उन्होंने कहा है कि बातचीत जारी है लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त है। जब यह मामला तय होंगे तो भारतीय मीडिया को बता दिया जाएगा। फिलहाल भारतीय मीडिया पर इस हवाले से खबरें ना जारी की जाएं। जबकि नाज़िर इत्तला सामने आ रही हैं कि जल्द मुलाकात का एक और राउंड शुरू होने जा रहा है जिसमें लद्दाख के तनाज़े को हल करने पर गौर व फिक्र किया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर मोदी की जानिब से कहा गया है कि वो जल्द जो बाइडन से बातचीत करेंगे और अमरीका की भारत के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी और मोदी जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ पहले भी काम कर चुका है और अब भी काम जारी रखेगा और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बेहतर होंगे। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़िर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने बहरीन के वज़ीर आज़म की वफ़ात पर बहरीन के बादशाह से फ़ोन पर बातचीत की है और इजहार अफसोस और ताज़ियत की है। साथ साथ नाज़िर बहरीन के साथ तुर्की ने ताल्लुकात बेहतर करने पर भी इत्तिफ़ाक़ किए हैं। इसके अलावा नाज़िर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक खिताब के दौरान कहा है कि तुर्की डिजिटल मीडिया वॉरफेयर के लिए जो डिजिटल टूल्स हैं, आलात हैं, उनको बना रहा है। तुर्की ने पहले जंगी जहाज़ बनाए, ड्रोन तैयारे बनाए, टैंक बनाए और बाहरी बेड़े बनाए और अब तुर्की दुनिया की हर जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहा है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स जो आलात हैं जिनके ज़रिए से दुनिया के अंदर अब नैरेटिव की जंग लड़ी जा रही है, बयानिए की जंग लड़ी जा रही है, जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है, हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है, सोशल मीडिया की जंग कहा जाता है। उसके लिए बाकायदा तुर्की आलात को तैयार कर रहा है और दुनिया के अंदर दुश्मनों को पैगाम दे रहा है कि तुर्की को ना ललकारा जाए। तुर्की के पास हर सलाहियत है और हर वो टेक्नोलॉजी है जिससे दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। आप जानते हैं नाज़िर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुसलमानों को इस बात की तलकीन की है कि वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि जितना तुमसे हो सके अपनी ताकत को, कुव्वत को तुम बढ़ाते रहो ताकि दुश्मनों पर तुम्हारा रौब रहे। इस हवाले से तुर्की अच्छा काम कर रहा है और पाकिस्तान भी तुर्की के शाना बशाना खड़ा हुआ है। इसके अलावा नाज़िर इत्तला सामने आ रही हैं कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने एक मरतबा फिर एक बयान में कहा है कि तुर्की के साथ मिलकर काराबाग के अंदर तामीराती काम रूस करेगा और वहाँ पर जंगबंदी के हवाले से जो एग्रीमेंट हुए हैं इसमें भी तुर्की की फ़ौजें और तुर्की की हुकूमत ताउन करती रहेगी। जबकि नाज़िर काराबाग के इलाके में जो जंगबंदी हुई है और अज़रबैजान की फतह हुई है, इस पर डिस्कशन के लिए, मज़ीद मुज़ाकरात के लिए रूस का इंतहाई आला सतही वफ़द आज इस्तांबुल भी पहुँच रहा है जहाँ तुर्की के आला हुकामों से बातचीत और मुलाकात होगी। इसके अलावा नाज़िर इत्तला सामने आ रही हैं कि अमेरिका के जहाज़ बनाने वाले एक मशहूर इदारे ने और कंपनी ने तुर्की के साथ मुआहिदा किया है आलात की तैयारी का और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि दुश्मन चाहे जितनी साजिशें कर लें लेकिन तुर्की दुनिया का 10 बड़े ममालिक में, तरक्की याफ्ता इक़्तिसादी मालिक में शामिल होगा, उसका शुमार होगा। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की छठी बड़ी खबर है यह आज़रबैजान आर्मीनिया से है। आप जानते हैं नाज़िर आज़रबैजान की फ़ौजों ने 1.5 माह की जंग के बाद काराबाग का मकबूजा इलाका आज़ाद करवाया
ہے 30 سالوں کے بعد بڑی فتح ملی ہے اور اس میں آرمینیا کو واضح شکست ہوئی ہے، لیکن آرمینیا کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا ہے، مظاہرین آرمینیا کے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی آرمینیا کے وزیر اعظم کے خلاف باقاعدہ عدم اعتماد کی قرارداد لائی جا رہی ہے، جبکہ عظیم آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 20,000 سے زائد آرمینیا کے فوجی قراباغ کے اندر گھیرے جا چکے تھے، وہ قیدی بننے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں اور اپنی فوج کو بچانے کے لیے آذربائیجان سے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیے ہیں۔ لیکن عزیزان، آذربائیجان کی فتح پر نہ صرف آذربائیجان کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، بلکہ ترکی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے آذربائیجان کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن آرمینیا کی شکست پر آرمینیا کے عیسائی بپھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے وزیر اعظم سے اور فوجی عہدیداروں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عزیزان، ترکی کی جانب سے آذربائیجان کے قراباغ علاقوں کو ترکی کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے باقاعدہ ریلوے لائن بچھانا بھی شروع کر دی ہے اور ترکی آذربائیجان کی مزید حمایت اور مدد جاری رکھے گا، یہ بھی ایک تازہ بیان میں ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ جبکہ عزیزان، ترکی اور روس کی جانب سے جو فوجیں ہیں، جو امن کی فوجیں ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ پیٹرولنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں عزیزان، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین اور ایران سے ہے۔ عزیزان، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے سابق مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل جو بائیڈن کی آمد سے پہلے ایران پر بڑا حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو بائیڈن اوباما حکومت کی طرح ایران کے ساتھ نئی جوہری ڈیل کر سکتا ہے اور اس میں ایران مزید خطرناک جنگی آلات بنائے گا، میزائل بنائے گا، جس سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بائیڈن کی آمد سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں اسرائیل اور امریکہ مشترکہ طور پر ایران پر بڑا حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی کرپشن کے خلاف اسرائیل کی عدالت میں اگلے اتوار کو ایک اور سماعت ہو رہی ہے، جس میں نیتن یاہو کی کرپشن پر ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے غزہ کے ایک انسانی حقوق کے رہنما کی گرفتاری پر شدید احتجاج کیا گیا ہے اور انہیں رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو یہودیوں کی جانب سے نماز جمعہ میں شرکت کے لیے روکا گیا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور مصر سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کا عرب سنی صوبہ اہواز، وہاں پر ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو ایران نے گرفتار کر لیا ہے اور اس شخص پر الزام ہے کہ یہ سپاہ پاسداران پر حملوں میں ملوث تھا، لیکن عزیزان اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ کہاں سے اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جبکہ عزیزان، مصر سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی نے یونان کے ساتھ مزید معاہدے کیے ہیں ترکی کے خلاف، اور یونان کا اور مصر کا باہمی طور پر ترکی کو بحر متوسط اور اسود میں گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کرنے سے روکنے پر بھی اتفاق ہوا ہے، جس پر ترکی نے دونوں ملکوں کو شدید وارننگ بھی دی ہے۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کے ساتھ سیسی کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے امریکہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کی خدمات حاصل کیے گئے ہیں، جنہیں ماہانہ $65,000 فراہم کیے جائیں گے ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی کی حکومت کی جانب سے۔ لیکن اگر یہی پیسے مصری عوام پر خرچ ہوتے تو آج وہاں پر غربت اور فاقہ کشی نہ ہوتی، سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ بے روزگار اور غربت کا بھی شکار ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین، چائنا کے ماہرین کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جدید لڑاکا جنگی جہاز جنہیں F-35 کہا جاتا ہے، انہیں روس کا جدید ریڈار میزائل سسٹم گرا سکتا ہے۔ 600 کلومیٹر دور کا جو فاصلہ ہے اس سے بھی اس جہاز کے بارے میں معلومات لے کر اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ F-35 طیارے کو دنیا بھر میں جدید جنگی جہاز کہا جاتا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے $24 ارب میں 50 جنگی جہاز F-35 خریدے ہیں اور اسرائیل کے پاس بھی ہیں، لیکن روس کا جو نیا ریڈار سسٹم ہے وہ امریکہ کے ان F-35 طیاروں کو بھی مار گرا سکتا ہے۔ جبکہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر
روس اور جو ترکی کی فوجیں ہیں ان پر داعش حملہ کر رہی ہیں، جبکہ شامی مہاجرین کی واپسی کے لیے بشار الاسد حکومت کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور بشار اور ایران کے جنگجو نہتے شامی مسلمانوں پر حملے بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے عزیزان، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پوپ فرانسس کی جانب سے جو بائیڈن کو جیت پر مبارکباد دی گئی ہے، اور کیتھولک مذہب کے ماننے والوں کا یہ دوسرا جو بائیڈن صدر ہے، اور آپ جانتے ہیں پوپ فرانسس بھی کیتھولک مذہب کا ماننے والا ہے، تو اس حوالے سے مبارکباد دی گئی ہے، اور دنیا کے اندر عیسائیوں کی تبلیغ کو مزید عام کرنے کا پیغام بھی پہنچایا گیا ہے۔ جبکہ عزیزان، جو بائیڈن کے خلاف ٹرمپ نے تاحال اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا گیا ہے کہ مختلف ریاستوں سے جان بوجھ کر الیکٹرانک جو آلات ہیں ان کے ذریعے سے ان کے ووٹوں کو حذف کیا گیا ہے، ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اور جو بائیڈن کو جعلی ووٹ دیے گئے ہیں جس کے خلاف وہ کمپین چلا رہے ہیں، اور جلد انتخابی نتائج تبدیل ہو جائیں گے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن جیت کر اگلے 4 سال بھی امریکہ میں حکمرانی کریں گے۔ لیکن عزیزان، جو بائیڈن کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے، اور توقع یہی ہے کہ جو بائیڈن ہی اقتدار میں آئیں گے اور ٹرمپ کو لازماً واپس جانا ہوگا۔ بہرحال عزیزان، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔